तो पिछले चैप्टर में हम लोगों ने फ्रांसीसी क्रांति के बारे में पढ़ा, जो कि अध्याय नंबर 1 में था फ्रांसीसी क्रांति। आज अध्याय नंबर 2 हम लोग करने वाले हैं। इसका नाम है यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। इसमें हम लोग ये जानेंगे कि यूरोप में कैसे समाजवाद आया और रूसी क्रांति कैसे हुई। देखो फ्रांस में क्या हुआ था, तो फ्रांस में जो है वो गणतंत्र की स्थापना हो गई थी। हम लोगों ने पहले चैप्टर में पढ़ा कि लुई 16 को फांसी पर चढ़ा दिया गया था और उसकी वाइफ को भी, मैरी एंटोनेट को भी फांसी पर चढ़ा दिया गया। उसके बाद रॉबेस्पियर आया था, वो भी जो है बहुत ज़्यादा क्रूर शासन चला रहा था, उसको भी क्या किया गया, फांसी पर चढ़ा दिया गया। उसके बाद डिक्टेटरी आया, उसके बाद फिर नेपोलियन का उदय हुआ। तो ये सब हम लोगों ने फ्रांसीसी क्रांति में जान लिया कि गणतंत्र कैसे आया था। तो देखो अब जैसे होता है ना कि अगर तुम्हारे घर के बगल में कोई नया गाड़ी लेता है या फिर कोई नया कुछ भी सामान लेता है, तो तुम्हारा भी मन करता है कि मेरा भी घर में होना चाहिए। तो ऐसा ही जब फ्रांस में हुआ ना, तो फ्रांस के आसपास के देश थे, उसको भी ऐसा लगने लगा कि जब फ्रांस में इतना बड़ा क्रांति हो सकता है, लोग राजा को हटा सकते हैं, राजा के शासन से हट सकते हैं, तो ऐसा क्या हमारे देश में नहीं हो सकता है। और भी जो यूरोप में देश थे, जैसे आसपास में जितना भी देश था, वो लोग भी सोच रहे थे कि क्या हमारे देश में नहीं हो सकता ऐसा। ठीक है, तो उसी के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो पहला यहाँ पर पॉइंट आता है सामाजिक परिवर्तन का युग। तो देखो ये चैप्टर जो है ना बाबू, ये बहुत बड़ा चैप्टर है। लगभग इसका जो है मैं 4 से 5 वीडियो लाऊंगा, क्योंकि एक चैप्टर एक वीडियो में कराने में क्या होता है, 2 घंटा 2.5 घंटा का वीडियो बन जाता है, तो उसको फिर अपलोड करने में दिक्कत होता है। इसीलिए मैं इसे 4 से 5 वीडियो में कवर करूँगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। पिछले अध्याय में आपने फ्रांसीसी क्रांति के बाद यूरोप में फैलते जा रहे स्वतंत्रता और समानता के शक्तिशाली विचार के बारे में पढ़ा था। यूरोप में क्या हो रहा था, तो समानता और स्वतंत्रता, 2 शब्द जो है याद रखना। यूरोप में क्या फैलता जा रहा था, पहला था स्वतंत्रता, लोगों के बीच जो है वो फ्रीडम लोगों को मिल रहा था, और समानता मतलब एक बराबर सब लोग होने चाहिए। तो ये जो विचार था वो क्या हो रहा था, तो वो जो है फ्रांसीसी क्रांति के दौरान फैलता जा रहा था यूरोप में। यूरोप क्या हो गया, तो यूरोप एक कॉन्टिनेंट है, यूरोप में फैलता जा रहा था। ठीक है, उसके बाद फ्रांसीसी क्रांति ने सामाजिक संरचना के क्षेत्र में आमूल परिवर्तन की संभावनाओं का सूत्रपात कर दिया था। ठीक है, क्या कर दिया था, तो जो परिवर्तन होने वाला था उसमें क्या किया था, तो ये जो है सूत्रपात कर दिया था, मतलब अपना योगदान ये दे दिया था। ठीक है, तो 18वीं सदी से पहले फ्रांस का समाज जो है वो मोटे तौर पर स्टेट और श्रेणियों में बटा हुआ था। ठीक है, स्टेट मतलब क्या हो गया, तो 3 वर्ग में बटा हुआ था ना। पहला था, देखो बाबू, पहला ऐसे मान लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये ट्रायंगल जैसा बना लेते हैं, तो 3 वर्ग में बटा हुआ था। पहला में कौन आते थे, तो पहला में पादरी वर्ग के लोग आते थे जो चर्च से जुड़ा काम करते थे। दूसरे में आते थे कुलीन वर्ग, जो राजा के मतलब समर्थक होते थे या राजा के परिवार वाले लोग होते थे। तीसरे स्टेट में 2 तरह के लोग आते थे, एक वो होते थे जो पढ़े लिखे होते थे, जो थोड़े मतलब उच्च कैटेगरी के लोग होते थे, व्यापारी हो गए। और आपका जो इसके बाद जो तीसरा का कैटेगरी का जो दूसरा में आता था वो कौन था, तो पढ़ा लिखा जो लोग नहीं होता था, जो अनपढ़ होता था, जैसे किसान हो गए, कारीगर हो गए, तो वो लोग इसमें आते थे। ठीक है, समाज की आर्थिक और सामाजिक सत्ता पर कुलीन वर्ग और चर्च का नियंत्रण था। आपने ये भी पढ़ा था ना फ्रांसीसी क्रांति में कि समाज पे किसका नियंत्रण था, तो कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग, जो चर्च का जुड़ा काम करते थे, वो लोग जुड़े हुए थे। ठीक है, उनके ऊपर क्या था, तो उन्हीं के ऊपर सामाजिक सत्ता पूरी तरह स्थापित था, वही लोग जो है सारा कार्यभार संभालते थे। लेकिन क्रांति के बाद क्या हुआ, इस संरचना को बदलना जो है वो संभव दिखाई देने लगा। क्रांति के बाद क्या हुआ, तो ये जो संरचना था वो बदलता हुआ दिखाई देने लगा। ठीक है, उसके बाद यूरोप और एशिया सहित बहुत सारे दुनिया के बहुत सारे हिस्से में व्यक्ति जो है अधिकारों के स्वरूप और सामाजिक सत्ता का पर किसका नियंत्रण हो, इस पर चर्चा छिड़ गई। ठीक है, तो ये चर्चा किस पर छिड़ गई थी, तो व्यक्तिगत अधिकार पे किसका नियंत्रण हो और सामाजिक सत्ता पर किसका नियंत्रण हो, इस पर क्या हो गई थी, इस पर जो है चर्चा छिड़ती जा रही थी। लोग जो है इस पर चर्चा करने लगे थे। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे पूछ रहा हूँ। अगर पिछला चैप्टर आपने पढ़ा होगा तो उसमें एक था कि महिलाओं को वोट देने का अधिकार फ्रांस में कब मिला था। इसको कमेंट करके ज़रूर बताना कि महिलाओं को जो है फ्रांस में वोट देने का अधिकार कब मिला था। ठीक है, तो व्यक्तिगत अधिकार और सामाजिक सत्ता पर किसका नियंत्रण हो, इस पर जो है
वो चर्चा छिड़ गई थी। भारत में भी राजा राम मोहन रॉय और डेरोजियो ने फ्रांसीसी क्रांति के महत्व का उल्लेख किया था। भारत में किन्होंने? तो राजा राम मोहन रॉय और डेरोजियो ने क्या किया था? तो फ्रांसीसी क्रांति के महत्व का उल्लेख किया था। ठीक है, तो राजा राम मोहन रॉय और डेरोजियो ने क्या किया? तो इसके महत्व का उल्लेख किया था, फ्रांसीसी क्रांति के महत्व का उल्लेख किया था। और भी बहुत सारे लोग जो हैं वो क्रांति के बाद क्या किए? तो यूरोप की स्थिति के बारे में चल रही बहस में कूद पड़े थे। और भी जितने लोग थे जो यूरोप में जो स्थिति चल रहा था, क्या स्थिति है, जैसे हो रहा था ना कि मतलब लोग जो है वो राजा के खिलाफ भड़क रहे थे, क्रांति हो रही थी, तो इस सब में जो है और भी बहुत सारे लोग जो हैं इस बहस में कूद पड़े थे। आगे चलकर उपनिवेशों में घटी घटना ने इन विचारों पर एक नया रूप प्रदान करने में योगदान किया था। ठीक है, आगे चलकर क्या हुआ? तो आगे चलकर उपनिवेश जो थे, उपनिवेशों में जो घटना घटी थी वो भी क्या हुआ? तो इन विचार को एक नया रूप प्रदान करने में अपना योगदान दे रही थी, अपना मदद कर रही थी। लेकिन क्या हुआ पता है? लेकिन यूरोप में सभी लोग जो है वो अमूल समाज परिवर्तन के पक्ष में नहीं थे। सभी लोग क्या चाह रहे थे? तो सभी लोग ये चाह रहे थे, मतलब सभी लोग जो है वो परिवर्तन के पक्ष में नहीं थे। कुछ लोग चाह रहे थे परिवर्तन हो, कुछ लोग चाह रहे थे परिवर्तन नहीं हो। ठीक है, तो इस पर जो है ना लोग के बीच अलग अलग सवाल चल रहा था। बहुत सारे लोग बदलाव के लिए तैयार थे, लेकिन वे चाहते थे कि बदलाव जो है वो धीरे धीरे हो। क्या हो? तो बदलाव जो है वो धीरे धीरे हो। ठीक है, बदलाव होना चाहिए लेकिन धीरे धीरे होना चाहिए। जैसे मान लो अगर कहीं पे बदलाव हो रहा है 1 साल के भीतर, तो लोग चाह रहे थे कि 1 साल के भीतर ना हो, कि 10 साल में हो, 15 साल में हो, तो ऐसा लोग चाह रहे थे बहुत सारे। एक खेमा मानता था कि समाज का अनुमूल जो है वो पुनर्गठन जरूरी है। ठीक है, एक खेमा क्या मानता था? समाज का जो अमूल पुनर्गठन वो जरूरी है। कुछ रूढ़िवादी थे तो कुछ उदारवादी थे। रूढ़िवादी कौन होते हैं? जैसे कंजर्वेटिव जो थे, इनका क्या मानना था? इनका मानना था कि समाज में परिवर्तन हो, लेकिन क्या हो? तो धीरे धीरे हो। ठीक है, कंजर्वेटिव मतलब ये कौन थे? तो पुराने सोच रखने वाले लोग। जैसे कुछ के लोग घर में होते हैं कि कुछ के घर में होते हैं कि आपको जैसे 6 बजे के बाद नहीं निकलना है, 7 बजे के बाद घर से नहीं निकलना है। तो कुछ के घर में होते हैं कि रोक टोक नहीं होता है, आप कहीं पे जाओ कुछ करो तो रोक टोक नहीं होता है। ठीक है, तो कंजर्वेटिव वो लोग हो गए जो पुराने विचार रखते थे, ये चाहते थे कि समाज में परिवर्तन हो, लेकिन क्या हो? तो धीरे धीरे हो। तो कुछ जो थे वो उदारवादी थे। कुछ क्या थे? तो उदारवादी, जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? लिबरल्स। क्या कहा जाता है? लिबरल्स। या फिर अमूल परिवर्तनवादी, रेडिकल्स। अमूल परिवर्तनवादी, रेडिकल्स। ठीक है, तो समाधानों के पक्ष में थे। उस समय के संदर्भ में ये जो शब्द था इसका मतलब क्या था, राजनीति की इन धारा में क्या तर्क थे, और कौन सी बात जो थी वो समान थी, इस सब चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, इस सब चीज़ को अब हम लोग यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, इस अध्याय में हम 19वीं सदी की कुछ महत्वपूर्ण राजनीतिक परंपराओं का अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि उन्होंने परिवर्तन के संदर्भ में क्या असर डाला। कि लोगों ने, जो भी तरह तरह के लोग थे, कुछ रूढ़िवादी थे, कुछ उदारवादी थे, तो उन लोगों का जो था, उन लोगों का क्या क्या विचार था, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, इसके बाद हम एक ऐसी ऐतिहासिक घटना पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे जिसमें क्या हुआ, समाज के रेडिकल पुनर्गठन के एक गंभीर प्रयास किया गया। ठीक है, समाज के जो रेडिकल्स लोग थे उन्होंने पुनर्गठन का एक गंभीर प्रयास किया। रूस में हुई क्रांति के फलस्वरूप समाजवाद 20वीं सदी का स्वरूप तय करने वाले सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली विचार की श्रृंखला का हिस्सा बन गया। इस सब चीज़ को हम लोग जानेंगे। ठीक है, अब आता है उदारवादी, रेडिकल्स और रूढ़िवादी। अब कौन आता है? तो उदारवादी, रेडिकल्स और रूढ़िवादी। ठीक है, समाज परिवर्तन के समर्थक में एक समूह उदारवादी का था। समाज परिवर्तन मतलब समाज में जो परिवर्तन हो उसके बारे में एक समर्थन करने वाला एक समूह था, उसका क्या नाम था? तो उदारवादी था। ठीक है, अब देखो उदारवादी क्या होता है। तो उदारवादी ऐसा राष्ट्र चाहते थे जिसमें सभी धर्म को क्या हो, बराबर का सम्मान मिले और बराबर का जगह मिले। उदारवादी लोग क्या चाहते थे कि जितना भी धर्म है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जितने भी धर्म हैं, उन लोगों को क्या मिले, तो बराबर का सम्मान मिले और बराबर का जगह मिले। ठीक है, आप जानते होंगे उस समय क्या हो रहा था, तो यूरोप के देश में प्राय किसी एक धर्म को ही ज़्यादा महत्व दिया जाता था। जैसे कि वहाँ पर जो था फ्रांस में था तो क्या था,
चर्च के जितने भी लोग थे उनको ज़्यादा महत्व दिया जा रहा था। ठीक है, चर्च में जो भी थे पादरी वर्ग के जो लोग थे उन्हें क्या हो रहा था, तो ज़्यादा महत्व दिया जा रहा था। इसी प्रकार क्या हो रहा था, तो इसी प्रकार जो है यूरोप के देश में क्या हो रहा था, तो प्राय एक धर्म को ही ज़्यादा महत्व दिया जा रहा था। ठीक है, ब्रिटेन की सरकार चर्च ऑफ इंग्लैंड का समर्थन करती थी। ब्रिटेन की सरकार किसका समर्थन करती थी, तो चर्च ऑफ इंग्लैंड का समर्थन करती थी। ऑस्ट्रिया और स्पेन जो है वो कैथोलिक चर्च के समर्थक थे। ऑस्ट्रिया और स्पेन किसके समर्थक थे, अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या कहिएगा, तो ऑस्ट्रिया और स्पेन किसके समर्थक थे, तो ऑस्ट्रिया और स्पेन जो थे वो कैथोलिक चर्च के समर्थक थे। ठीक है, और ब्रिटेन के सरकार किसके समर्थक थे, तो ब्रिटेन के सरकार जो थी वो चर्च ऑफ इंग्लैंड का समर्थन करती थी। ठीक है, ये सब जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, यहाँ से एमसीक्यू वगैरह बन जाता है, तो ये सब चीज़ याद रखना। इसीलिए कहा जाता है कि एनसीईआरटी जब भी पढ़ो तो उसे लाइन बाय लाइन पढ़ो। ऐसा नहीं है कि बस मतलब कहीं से भी पढ़ लो, कहीं से भी पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला है। आपका जो क्वेश्चन है वो बुक से बनता है, बुक के अंदर से कहीं से भी आ सकता है। ठीक है, तो हर एक पॉइंट हर एक लाइन को याद रखना। ऐसा नहीं कि जो छुटकू सा बॉक्स दिया हुआ रहता है, जैसे यहाँ पर देखो ये सब जो छुटकू सा बॉक्स है, इस सब चीज़ को याद मत करना, ऐसा नहीं करना। इस सब चीज़ को भी याद करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, तो उदारवादी समूह वंश आधारित शासकों का अनियंत्रण सत्ता के विरोधी थे। उदारवादी लोग क्या चाहते थे कि वंश आधारित जो शासन है, जैसे राजा का बेटा राजा बनेगा, ठीक है, राजा का बेटा का फिर बेटा जो होगा वो राजा बनेगा, तो इस सब चीज के विरोधी कौन थे, तो इस सब चीज के विरोधी थे उदारवादी समूह। वे सरकार के समक्ष व्यक्ति मात्र के अधिकार की रक्षा के पक्षधर थे। ये क्या थे, तो ये सरकार के खिलाफ जो व्यक्ति मात्र के अधिकार थे उसके रक्षा के पक्षधर थे। व्यक्ति मात्र मतलब हर एक व्यक्ति को एक एक अधिकार होना चाहिए। ठीक है, हर एक व्यक्ति को जो है वो समान अधिकार होना चाहिए। ये ऐसा नहीं चाह रहे थे कि राजा का बेटा राजा बने, ये सब चीज ये लोग नहीं चाह रहे थे। उनका कहना था कि सरकार को किसी के अधिकार का हनन करने या उन्हें छीनने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। ठीक है, इनका क्या मानना था, सब सरकार को जो है वो किसी का अधिकार को हनन करना, मतलब किसी के अधिकार के का जो है हर हर किसी का जो अधिकार है उसका क्या करना, तो हर किसी के अधिकार का जो है वो रिस्पेक्ट करना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि किसी के अधिकार का जो है डिसरिस्पेक्ट करे, उसके अधिकार के बारे में कुछ अलग सलग बोले, ऐसा नहीं था। ठीक है, या फिर उनसे जो है अधिकार छीनने का अनुमति नहीं देना चाहिए। ये जो है किनका मानना था, तो ये उदारवादी का मानना था। ये समूह जो है वो प्रतिनिधित्व पर आधारित ऐसी निर्वाचित सरकार के पक्ष में थी जो शासन और अफसर के प्रभाव से मुक्त और सुप्रशिक्षित न्यायपालिका द्वारा स्थापित किए गए कानून के अनुसार शासन कार्य चलाए। ये लोग क्या मान रहे थे, तो ये लोग इनका मानना था कि सरकार जो है मतलब शासकों और अफसर के प्रभाव से मुक्त हो और सुप्रशिक्षित जो पढ़े लिखे हो, ठीक है, तो सुप्रशिक्षित न्यायालय द्वारा स्थापित किए गए कानून के अनुसार शासन कार्य चलाए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई शासक को बैठा दे, कोई राजा को बैठा दे, कोई अफसर को बैठा दे, उसके अनुसार नहीं। न्यायपालिका के द्वारा जो कानून बनाया जाए, जो कोर्ट के द्वारा जो कानून बनाया जाएगा उसी के अनुसार क्या हो, तो उसी के अनुसार जो है वो शासन कार्य चले। पर यह समूह जो है वो लोकतंत्रवादी नहीं था। ये समूह जो था वो क्या था, तो लोकतंत्रवादी नहीं था। अगर आपसे पूछा जाए कि उदारवादी समूह जो था वो लोकतंत्रवादी था या नहीं, ट्रू फॉल्स अगर दिया जाएगा, सही गलत बताना है, तो क्या कहोगे कि लोकतंत्रवादी था, तो गलत हो जाएगा बाबू। लोकतंत्रवादी ये जो था वो नहीं था। ठीक है, ये लोग जो है वो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यानी सभी नागरिक को वोट देने का अधिकार के पक्ष में नहीं थे। ये लोग क्या चाहते थे कि सभी नागरिक जो है वो वोट नहीं दे। ठीक है, उदारवादी लोग क्या चाहते थे कि सभी नागरिक जो है वो वोट नहीं दे। ये लोग क्या चाहते थे, तो ये लोग चाहते थे कि लोकतंत्रवादी नहीं हो, सभी नागरिक वोट नहीं दे। उनका मानना था कि वोट का अधिकार जो है वो केवल संपत्तिधारी को ही मिलना चाहिए। ठीक है, ऐसा जो है फ्रांसीसी क्रांति में भी हो रहा था ना। फ्रांसीसी क्रांति में भी जब ये हुआ था, नेशनल असेंबली का गठन किया गया था, तो उसमें भी क्या हो रहा था, जिसके पास संपत्ति था, जो टैक्स भरता था 3 दिन का मजदूरी के बराबर, उसी को क्या किया गया था, तो उसी को वोट देने का अधिकार था। और साथ साथ जो 25 साल से ऊपर का था उसको किस कैटेगरी में रखा गया था, तो उसको रखा गया था आपका सक्रिय नागरिक के कैटेगरी में। ठीक है, सक्रिय नागरिक के रूप में उसे
ये किया गया था, मान्यता दिया गया था। तो ऐसा इसमें भी हो रहा था। उदारवादी लोग भी क्या चाह रहे थे, तो सभी नागरिक को वोट देने का अधिकार नहीं होना चाहिए और लोकतंत्रवादी नहीं होना चाहिए। ठीक है। इसके विपरीत रेडिकल समूह के लोग ऐसे सरकार के पक्ष में थे। रेडिक अब देखो दूसरा समूह आ गया, रेडिकल समूह। ठीक है। रेडिकल समूह क्या था, तो उदारवादी के जस्ट विपरीत था। इसके जो है मतलब इसके पक्ष के खिलाफ था। इसके विपरीत रेडिकल समूह के लोग ऐसे सरकार के पक्ष में थे जो देश की आबादी के बहुमत के समर्थन पर आधारित हो। ठीक है। किस चीज पर हो, तो देश का जो बहुमत हो, देश का जो जितना भी जनसंख्या हो उस पर आधारित हो। इनमें से बहुत सारे लोग जो है वो महिला आंदोलन के समर्थक भी थे। वो लोग क्या थे, तो महिला मताधिकार आंदोलन जो था उसके समर्थक थे। मतलब महिला को भी वोट देने का अधिकार होना चाहिए। ठीक है। मताधिकार आंदोलन का देखो यहाँ पर दिया हुआ है, वोट डालने का अधिकार पाने के लिए चलाया गया आंदोलन। ठीक है। वोट देने के लिए जो चलाया गया आंदोलन था वो क्या था, तो मताधिकार आंदोलन। तो रेडिकल्स जो लोग थे वो लोग क्या चाहते थे कि सरकार जो है वो देश का जो बहुमत है उस पर आधारित हो। और बहुत सारे लोग क्या कर रहे थे, तो महिला मताधिकार आंदोलन के समर्थक भी थे। उदारवादी के विपरीत ये लोग बड़े जमींदार और संपन्न उद्योगपति को प्राप्त किसी भी तरह के विशेषाधिकार के खिलाफ थे। ये लोग क्या चाहते थे, उदारवादी लोग क्या चाह रहे थे, उदारवादी लोग चाह रहे थे कि केवल संपत्ति धारक लोग ही क्या करें, तो वोट डाले। ठीक है। केवल संपत्ति धारक जो है वो वोट डाले। लेकिन जो रेडिकल्स थे वो क्या चाह रहे थे, जो संपत्ति धारक हैं, जो जमींदार हैं, जो संपन्न उद्योगपति हैं, उसको जो है वो किसी प्रकार का विशेषाधिकार नहीं मिलना चाहिए। मतलब किसी प्रकार का विशेष अधिकार नहीं मिलना चाहिए। ये किनका मानना था, तो रेडिकल्स का मानना था। ये सब याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। वे निजी संपत्ति के विरोधी नहीं थे, लेकिन केवल कुछ लोग के पास संपत्ति के संक्रेदन का विरोध करते थे। ये लोग क्या थे, तो निजी संपत्ति के विरोधी नहीं थे, लेकिन केवल कुछ ही लोग के पास जो संपत्ति का ये होता है ना, मतलब मालिकाना हक होता है, उसके क्या थे, वो विरोध जरूर करते थे ये लोग। ठीक है। अब देखो आता है रूढ़िवादी। ठीक है। तो अब हम लोगों ने यहाँ तक उदारवादी पढ़ लिया, रेडिकल्स पढ़ लिया। अब आता है रूढ़िवादी। तो रूढ़िवादी जो था ना वो तब का, उस समय का जो रेडिकल्स था और उदारवादी जो था उस दोनों के खिलाफ था। लेकिन जब फ्रांसीसी क्रांति हुई ना उसके बाद क्या हुआ, रूढ़िवाद भी जो था, रूढ़िवादी लोग भी जो थे वो क्या करने लगे, तो वो लोग भी चाहने लगे कि बदलाव जो है वो होना चाहिए। ये लोग भी क्या करने लगे, तो बदलाव की जरूरत को स्वीकार करने लगे थे। पुराने समय में यानी 18वीं सदी में रूढ़िवादी जो थे वो आमतौर पर परिवर्तन के विचार का विरोध करते थे। ये लोग पहले क्या चाहते थे, कि परिवर्तन ना हो। कौन चाहते थे, तो रूढ़िवादी चाहते थे कि पहले जो है वो परिवर्तन नहीं हो। लेकिन जब फ्रांसीसी क्रांति हुआ ना तो इन लोगों में भी डर बैठ गया, इन लोगों के अंदर भी जो है वो भय हो गया कि अगर परिवर्तन नहीं होगा तो क्या होगा, तो हम लोग के ऊपर भी दिक्कत आ सकता है। तो रूढ़िवादी में वैसे लोग होंगे जो सरकार के ये होंगे, सरकार बोलता हूँ, राजा के जो मतलब समर्थक होंगे। ठीक है। राजा के परिवार के जो लोग होंगे तो वो लोग रूढ़िवादी के अंदर होंगे। ठीक है। तो ये लोग क्या चाहते थे, ये लोग जो है 18वीं सदी में चाहते थे कि जो है परिवर्तन ना हो, परिवर्तन के विरोधी थे ये लोग। लेकिन 19वीं सदी तक आते आते वे मानने लगे कि कुछ परिवर्तन जो है वो अवश्य हो गया है। ये लोग क्या चाहते थे, कि कुछ परिवर्तन जो है अवश्य हो गया है। लेकिन ये लोग क्या चाहते थे कि अतीत का सम्मान किया जाए, अर्थात अतीत को पूरी तरह ठुकराया ना जाए और बदलाव की प्रक्रिया जो है वो धीमी हो। ये लोग क्या चाहते थे, कि अतीत का सम्मान किया जाए, जैसे पुराने राजा हो गए, उसके परिवार के लोग हो गए, तो उसका क्या हो, तो उसका सम्मान हो। और बदलाव जो है, बदलाव का प्रक्रिया क्या हो, तो धीरे हो। ठीक है। रूढ़िवादी लोग क्या चाहते थे, बदलाव का प्रक्रिया जो है वो धीरे हो। कंजर्वेटिव थे ये लोग। अभी भी देखना बहुत से लोग कहते हैं कि मेरा फैमिली जो है बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव है, हमको कहीं जाने नहीं देना चाहता है, पुराने विचारधारा का है मेरा फैमिली। तो ऐसा ये लोग भी चाहते थे कि अतीत का सम्मान किया जाए और बदलाव का प्रक्रिया जो है वो धीमी हो। फ्रांसीसी क्रांति के बाद पैदा हुई राजनीतिक उथल पुथल के दौरान सामाजिक परिवर्तन पर केंद्रित इन विविध विचारों के बीच काफी टकराव हुए। ठीक है। ये जितने भी विचार थे, उदारवादी, उसके बाद रेडिकल्स, रूढ़िवादी, इन सब में क्या हुए, तो इन सब के बीच जो है वो बहुत ज्यादा टकराव हुए। 19वीं सदी में क्रांति और राष्ट्रीय कायांतरण की विभिन्न कोशिश ने इन सभी राजनीतिक धाराओं की सीमा
और संभावनाओं को स्पष्ट कर दिया। ठीक है, जब 19वीं सदी में क्रांति हुई तो इन लोगों का जो भी भावना था, इन लोगों का जो भी सोच था, उन सब में क्या हुआ, तो उन सब में सीमा ला दिया कि मतलब जो है अब लिमिट ही है इन लोगों के सोच में, और जो संभावनाएं थी उन सब चीज के बारे में स्पष्ट पता चल गया। ठीक है, अब आता है औद्योगिक समाज और सामाजिक परिवर्तन। औद्योगिक मतलब क्या हो गया, जैसे औद्योगिक देखो, औद्योगिक मतलब तुम्हारा क्या होता है, औद्योगिक मतलब फैक्ट्रीज वगैरह हो गया ना, जहाँ पे मतलब ये होता है, काम वगैरह होता है, बिजनेस वगैरह होता है। और सामाजिक परिवर्तन, ये स, ये जितने भी हुए थे, ये जितने भी राजनीतिक रुझान हुए थे, जितने भी राजनीतिक लोगों के बीच जो टकराव हो रहे थे, इन्होंने क्या किया, तो एक नए युग का द्योतक थे। ये सब क्या थे, तो एक नए युग का द्योतक थे। यह दौर गहन सामाजिक एवं आर्थिक बदलाव का था। यह ऐसा समय था जब नए शहर बस रहे थे। ये जो समय था ये क्या होता था, तो ऐसा समय था जब आर्थिक बदलाव हो रहा था, क्योंकि राजा को हटा दिया जा रहा था ना, लोग जो है दंगे कर रहे थे, क्रांति कर रहे थे और राजा को हटा रहे थे और अपना मतलब चुना हुआ सरकार बैठा रहे थे। तो इस समय क्या हो रहा था, आर्थिक बदलाव हो रहा था और नए नए शहर जो है वो बस रहे थे, नए नए औद्योगिक क्षेत्र जो है वो विकसित हो रहे थे। रेलवे का जो है वो काफी विस्तार हो चुका था, रेलवे का भी क्या हो गया था, तो विस्तार हो चुका था। और औद्योगिक क्रांति जो है वो संपन्न हो चुकी थी, औद्योगिक क्रांति भी जो है वो संपन्न हो चुकी थी। ठीक है, औद्योगिकीकरण ने औरत, आदमियों और बच्चों सबको कारखाने में ला दिया था। जब औद्योगिकीकरण हुआ था, जब फैक्ट्री वगैरह लग रहा था, तो क्या किया था, तो औरत, आदमी, बच्चे सबको क्या किया, तो कारखाने में ला दिया, फैक्ट्री में ला दिया। काम के घंटे यानी पाली जो है वो बहुत लंबी होती थी और मजदूरी जो है वो बहुत ज़्यादा कम थी। काम जो है बहुत ज़्यादा घंटे लिया जाता था, लेकिन पैसा उस हिसाब से नहीं मिलता था। लोग मेहनत तो करते थे लेकिन पैसा उन लोगों को उस हिसाब से नहीं मिलता था। 10-10, 12 घंटा, 14 घंटा काम कर रहा आदमी, लेकिन पैसा उसको उस हिसाब से मिल ही नहीं रहा था। ठीक है, बेरोजगारी जो है वो आम समस्या थी, बेरोजगारी लोगों के बीच आम समस्या थी। अभी भी बहुत से जगह पे क्या होता है, बेरोजगारी है तो लोग जो है वो 10-10 घंटे, 12-12 घंटे, 14 घंटे काम करते हैं, लेकिन उस हिसाब से उनको पैसा नहीं मिलता है, तो बेरोजगारी जो है वो बढ़ती जा रही थी। औद्योगिक वस्तु की मांग में गिरावट आ गई थी। ठीक है, औद्योगिक वस्तु का क्या था, तो मांग में गिरावट आ जाने पर बेरोजगारी जो है और ज्यादा बढ़ जाती थी, क्योंकि मांग जो है बढ़ जाएगा। कोई भी कहीं पे भी काम होगा, फैक्ट्री में अगर मान लो कहीं पे बिस्किट बन रहा है, तो बिस्किट का अगर डिमांड कम हो जाएगा तो क्या होगा, फैक्ट्री में काम भी कमी हो जाएगा। फैक्ट्री में काम का कमी हो जाएगा तो मजदूर लोग का क्या होगा, छटनी हो जाएगा ना वहां पर, तो क्या होगा, बेरोजगारी बढ़ता जाएगा। शहर जो है वो तेजी से बसते और फैलते जा रहे थे, इसलिए आवास और सफाई का काम भी मुश्किल होता जा रहा था। ठीक है, अब क्या हो रहा था, तो आवास और सफाई का काम भी जो है वो मुश्किल होता रहा था। उदारवादी और रेडिकल्स जो थे, दोनों इन समस्याओं का हल खोजने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, ये जितने भी समस्या हो रही थी इनका हल खोजने का कोशिश कौन कर रहे थे, तो उदारवादी और रेडिकल्स लोग इन सभी समस्याओं का हल खोजने की कोशिश कर रहे थे। लगभग सभी उद्योग जो था वो क्या था, तो व्यक्तिगत स्वामित्व में था। व्यक्तिगत स्वामित्व मतलब उसका जो है वो एक मालिकाना हक होता था किसी एक आदमी के पास। बहुत सारे रेडिकल्स और उदारवादी के पास भी काफी संपत्ति थी और उनके यहाँ भी बहुत सारे लोग जो है वो नौकरी करते थे। किनके पास, तो उदारवादी और रेडिकल्स के पास भी जो था बहुत ज्यादा संपत्ति था और उनके पास भी लोग जो है वो नौकरी करते थे। उन्होंने व्यापार और उद्योग व्यवसायियों के जरिए धन दौलत इकट्ठा की थी। इन्होंने कहाँ से धन दौलत इकट्ठा की थी, तो व्यापार और औद्योगिक व्यवसायियों के जरिए। इसलिए वे चाहते थे कि इस तरह के प्रयास को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया जाए। उन्हें लगता था कि अगर मजदूर स्वस्थ और नागरिक पढ़े लिखे हो तो इस व्यवस्था का भरपूर लाभ लिया जा सकता है। किन्हें लगता था, तो रेडिकल्स और उदारवादियों को लगता था कि अगर मजदूर जो है वो स्वस्थ हो, हेल्दी हो और पढ़ा लिखा हो तो उनसे जो है वो लाभ लिया जा सकता है। ये लोग जन्मजात मिलने वाले विशेषाधिकार के विरोधी थे। कौन, तो रेडिकल्स और उदारवादी जो जन्मजात जो अधिकार मिलता था, जैसे अगर मान लो कोई राजा का बेटा है, उनको कोई अधिकार मिल गया, तो ये सब के क्या खिलाफ थे, तो ये सब के ये लोग जो थे वो विरोधी थे। व्यक्तिगत प्रयास, श्रम और उद्यमशीलता ने उनका गहरा विश्वास था। किसमें, तो व्यक्तिगत प्रयास, श्रम और उद्यमशीलता में इनका क्या था, तो इनका जो था वो गहरा विश्वास था। उनका मानना था कि यदि हर एक को व्यक्तिगत स्वतंत्रता दी जाए,
गरीब को रोजगार मिले और जिनके पास पूंजी है उन्हें बिना रोक टोक का काम दिया, मतलब बिना रोक टोक का काम करने का मौका दिया जाए, तो समाज जो है वो तरक्की कर सकता है। ये बात जहाँ तक ये जो है इन लोगों का जो ये सोच था वो जो है, जहाँ तक ये बात है वो बिल्कुल सच है कि अगर गरीब को रोजगार मिले, हर व्यक्ति को स्वतंत्रता दी जाए और जिनके पास पूंजी है उनको बिना रोक टोक का काम मिले, तो क्या हो सके, तो समाज का जो है वो तरक्की हो सकता है। ठीक है, समाज का क्या हो सकता है, तो समाज जो है वो तरक्की कर सकता है। इसी कारण क्या हुआ, इसी कारण 19वीं सदी के शुरुआती दशकों में समाज परिवर्तन के इच्छुक बहुत सारे कामकाजी स्त्री पुरुष, उदारवादी और रेडिकल समूह वह पार्टियों के इर्द गिर्द गोलाबंद हो गए थे। ये लोग क्या थे, तो उदारवादी और रेडिकल समूह के आसपास जो है वो जाके जुट गए थे उनसे। ठीक है, स्त्री पुरुष जितने भी थे। यूरोप में 1815 में जिस तरह की सरकार बनी थी उनसे छुटकारा पाने के लिए कुछ राष्ट्रवादी, उदारवादी और रेडिकल्स जो थे वो आंदोलनकारी क्रांति के पक्ष में थे। ठीक है, ये लोग क्या थे, तो आंदोलनकारी जो क्रांति था उसके पक्ष में थे। कौन कौन, तो राष्ट्रवादी, उदारवादी और रेडिकल्स। तो कब के बारे में बात हो रहा है, तो यूरोप में जब 1815 में जिस तरह की सरकार बनी थी उनसे छुटकारा पाने के लिए। इटली, जर्मनी और रूस में ऐसे लोग क्रांतिकारी हो गए और राजाओं के तख्ता पलट का प्रयास करने लगे थे। ठीक है, कहाँ कहाँ पर, तो फ्रांस में, इटली में, जर्मनी में और रूस में लोग जो थे वो क्रांतिकारी हो गए थे। लोग जो थे अब क्रांति करने लगे थे और क्या कर रहे थे, तो सरकार का जो है राजा जो था उसका तख्ता पलट करने के लिए ये लोग जो है वो प्रयास कर रहे थे। राष्ट्रवादी कार्यकर्ता क्रांति के जरिए ऐसे राष्ट्र की स्थापना करना चाहते थे जिनमें सभी नागरिक को समान अधिकार प्राप्त हो। कौन चाहते थे ऐसा कि सभी नागरिक को जो है वो समान अधिकार प्राप्त हो, तो राष्ट्रवादी कार्यकर्ता लोग। ठीक है, राष्ट्रवादी के जितने भी कार्यकर्ता थे, तो राष्ट्रवादी कार्यकर्ता क्रांति के जरिए ऐसे राष्ट्र की स्थापना करना चाहते थे जिनमें सभी नागरिक को समान अधिकार प्राप्त हो। 1815 के बाद इटली को राष्ट्रवादी 1815 के बाद इटली के राष्ट्रवादी गिसप्पे मेजनी ने यह लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अपने समर्थक के साथ मिलकर राजा के खिलाफ साजिश रची थी। किन्होंने, तो गिसप्पे मेजनी ने। कब, तो 1815 के बाद। कहाँ पर, तो इटली में। ठीक है, इटली के राष्ट्रवादी गिसप्पे मेजनी ने क्या किया था, तो राजा के खिलाफ जो है वो साजिश रची थी। भारत सहित दुनिया भर के राष्ट्रवादी उनकी रचनाओं को पढ़ते थे। ठीक है, भारत में भी जो लोग थे और जितने भी राष्ट्रवादी लोग थे वो क्या करते थे, तो इनकी रचना को पढ़ते थे। अब आता है यूरोप में समाजवाद। अब क्या आता है, तो यूरोप में समाजवाद का आना। ठीक है, अब क्या है, तो यूरोप में समाजवाद का आना। समाज के पुनर्गठन की संभवतः सबसे दूरगामी दृष्टि प्रदान करने वाली विचारधारा समाजवाद थी। ठीक है, समाज का जो पुनर्गठन, दोबारा से जो गठन हो, उसमें जो सबसे ज्यादा दूरगामी दृष्टि प्रदान करने वाला, दूरगामी दृष्टि मतलब क्या हो गया, जो दूर की दृष्टि रखने वाला, मतलब जो भविष्य के बारे में सोचता था। ठीक है, तो भविष्य के बारे में सोचने वाला सबसे ज्यादा जो मतलब प्रभावशाली विचारधारा था वो क्या था, तो समाजवादी की थी। 19वीं सदी के मध्य तक यूरोप में समाजवाद एक जाना पहचाना विचार था। ठीक है, 19वीं सदी के मध्य तक, 19वीं सदी के मध्य तक तो क्या था, देखो मध्य क्या हो गया, तो बीच का साल हो गया। ठीक है, जैसे 50, 55, 60 ये हो गया मध्यकाल। ठीक है, तो 19वीं सदी के मध्य में यूरोप में समाजवाद एक जाना पहचाना विचार था। उसकी तरफ बहुत सारे लोगों का ध्यान जो है वो आकर्षित हो रहा था। समाजवाद देखो क्या चाहता था, इनका विचार क्या था, तो समाजवादी क्या चाह रहे थे, समाजवादी जो है वो निजी संपत्ति के विरोधी थे। उनका क्या मानना था कि निजी संपत्ति जो है वो मतलब किसी संपत्ति पर जो है वो किसी निजी व्यक्ति का स्वामित्व नहीं होना चाहिए। उनका क्या कहना था कि संपत्ति के निजी स्वामित्व की व्यवस्था ही सारी समस्या का जड़ है। वो क्या मान रहे थे कि निजी स्वामित्व जो है वही सबसे बड़ा जो है वो समस्या का जड़ है। वो ऐसा क्यों मानते थे, आखिर में कुछ तो रीजन होगा ना कि ऐसा मानने का। तो उनका यह मानना था कि बहुत सारे लोगों के पास संपत्ति तो है जिससे दूसरों को रोजगार भी मिलता है, लेकिन समस्या यह है कि संपत्तिधारी व्यक्ति को सिर्फ अपने फायदे से मतलब रहता था। इनका क्या मानना था कि संपत्ति वाले जितने भी लोग थे उनको क्या है,
पहले तो इनका मानना था कि किसी के पास निजी संपत्ति ना हो, ठीक है। और इनका ये कहना था कि संपत्ति जिनके पास है तो उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि संपत्तिधारी लोग जो हैं उसको क्या है, तो उसको बस अपने फायदा से मतलब है, दूसरे लोग से उसको कोई मतलब नहीं है। उसको क्या है कि मतलब हमारा काम हो जाना चाहिए, दूसरा लोग भाड़ में जाए हमको कोई मतलब नहीं है। ऐसा ही उनका, इन लोगों का कहना था कि मतलब संपत्तिधारी लोग ऐसा ही सोचते हैं। वह उनके बारे में नहीं सोचते जो उनकी संपत्ति को उत्पादनशील बनाते हैं। ये लोग क्या मतलब बोल रहे थे कि वो लोग जो हैं, कौन लोग, जिनके पास संपत्ति है, वो लोग किनके बारे में नहीं सोचते हैं, जो उनके संपत्ति में काम करते हैं, जो उनके जो मतलब उत्पादन जो है, जो भी उत्पादन है, फैक्ट्री अगर है तो उस पर उत्पादनशील उसको बना रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं फैक्ट्री में। इसलिए अगर संपत्ति पर किसी एक व्यक्ति के बजाय पूरे समाज का नियंत्रण हो तो साझा संपत्ति हितों पर ज्यादा अच्छी तरह ध्यान दिया जा सकता है। ये लोग क्या चाहते थे कि संपत्ति पर किसी एक आदमी का जो है वो अधिकार नहीं होना चाहिए। किसका होना चाहिए? तो समाज का अधिकार होना चाहिए, पूरे समाज का अधिकार होना चाहिए। जिससे क्या हो, तो जिससे जो है वो ज्यादा अच्छी तरह से जो है समाज के हित में ध्यान दिया जा सकता है। समाजवादी इस तरह का बदलाव चाहते थे और इसके लिए उन्होंने बड़े पैमाने पर अभियान भी चलाया था। समाजवादी क्या चाहते थे? तो इसी तरह का जो अभी हम लोगों ने पढ़ा उस तरह का वो लोग बदलाव चाहते थे और इस पर उन्होंने क्या किया था? तो इस पर उन्होंने अभियान भी चलाया था। कोई समाज जो है, अब सोचो कोई समाज जो है वो बिना किसी संपत्ति के कैसे चल सकता है? समाजवादी समाज का आधार क्या होगा? ठीक है, आखिर में समाजवादी समाज का जो है वो आधार क्या होगा, वो लोग सोच क्या रहे थे? तो समाजवादी के पास भविष्य की एक बिल्कुल भिन्न दृष्टि थी। समाजवादी के पास क्या था? तो भविष्य के बारे में वो लोग जो है फ्यूचर के बारे में एक अलग दृष्टि रखते थे, एक अलग सोच रखते थे। कुछ समाजवादी को कोऑपरेटिव यानी सामूहिक उद्यम के विचार में दिलचस्पी थे। कुछ समाजवादी को किस चीज में था? तो कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव क्या हो गया? तो सामाजिक उद्यम, ठीक है, सामाजिक उद्यम में इनका क्या था? तो दिलचस्पी था। इंग्लैंड के जाने माने उद्योगपति रॉबर्ट ओवेन, कौन? तो रॉबर्ट ओवेन, 1771 में उनका जन्म हुआ और 1758 में उनकी मृत्यु हुई। तो रॉबर्ट ओवेन ने इंडियाना, इंडियाना मतलब अमेरिका, ठीक है, इन्होंने क्या किया? तो रॉबर्ट ओवेन ने इंडियाना में नया समन्वय के नाम से एक नए तरह के समुदाय की रचना करने का प्रयास किया था। किन्होंने किया था बाबू? तो रॉबर्ट ओवेन ने। कहाँ पर? तो अमेरिका में नया समन्वय नाम के एक नए तरह के समूह का रचना करने का प्रयास किया था। कुछ समाजवादी मानते थे कि केवल व्यक्तिगत पहलकदमी से बहुत बड़े सामूहिक खेत नहीं बनाए जा सकते। इनका क्या मानना था? कि व्यक्तिगत पहलकदमी से बहुत बड़े सामूहिक खेत जो है वो नहीं बनाया जा सकता है। वह चाहते थे कि सरकार जो है वो अपनी तरफ से सामूहिक खेती को बढ़ावा दे। ये लोग क्या चाहते थे? कौन लोग? समाजवादी लोग चाहते थे कि सरकार जो है वो अपनी तरफ से सामूहिक खेती को बढ़ावा दे। जैसे कि देखो उदाहरण के लिए देखते हैं, उदाहरण के लिए फ्रांस में लुई ब्लांक 1813 से 1882 तक, ठीक है, इनका जो है मतलब देखो ये जो डेट दिया हुआ रहता है, ये इनका जन्म डेट दिया हुआ रहता है और ये इनका मृत्यु डेट दिया हुआ रहता है। मतलब इतना से इतना साल तक ये जिंदा थे, ये सब दिया हुआ रहता है हिस्ट्री में, डेट सब जो है याद रखना, ठीक है। तो लुई ब्लांक चाहते थे कि सरकार जो है वो पूंजीवादी उद्यमों की जगह सामूहिक उद्यम को बढ़ावा दे। ये क्या चाहते थे? कि समाज जो है पूंजीवादी, पूंजीवादी क्या हो गया? जैसे जिनके पास पूंजी है, जो मतलब जिनके पास संपत्ति वगैरह है, पूंजी है, ठीक है, तो पूंजीवादी उद्यम को जगह क्या करे? तो सामाजिक उद्यमों को बढ़ावा दे। जो सामाजिक में जो मतलब समाज के द्वारा जो उद्यम हो रहा है, जो समाज के द्वारा प्रोडक्शन हो रहा है, जो मतलब सामान वगैरह बनाया जा रहा है, जैसे पावरोटी बनाया जा रहा है, कहीं पे कपड़ा बनाया जा रहा है, तो उस प्रकार जो है पूंजीवादी की जगह क्या हो? तो समाजवादी फैक्ट्री वगैरह लगे, ठीक है। कोऑपरेटिव ऐसे लोग के समूह थे जो मिलकर चीजें बनाते थे। कोऑपरेटिव कौन थे? तो कोऑपरेटिव ऐसे लोग के समूह थे जो मिलकर सामान बनाते थे, मिलकर क्या करते थे? तो चीजें बनाते थे और मुनाफा को प्रत्येक सदस्य द्वारा किए गए काम के हिसाब से आपस में बांट लेते थे। ये लोग क्या करते थे? जो भी मुनाफा होता था, ठीक है, ये लोग क्या करते थे? जो भी मुनाफा होता था, अब जैसे मान लो 100 रुपया मुनाफा हुआ, ठीक है, 100 रुपया मुनाफा हुआ, अब 10 लोग है, तो 10 लोग है तो क्या होगा? तो सब लोग क्या करेंगे? 10-10 करके बांट लेंगे ना। तो ये लोग ऐसा ही करते थे, कोऑपरेटिव सोसाइटी के, को सोसाइटी बोलता हूँ, कोऑपरेटिव लोग ऐसा ही करते थे, ठीक है, कि सभी लोग में जो है वो बराबर बराबर बांट लेते थे। अब आता है कार्ल मार्क्स
और फ्रेडरिक एंगल्स। ठीक है, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स। देखो ये लोग जो है ना एक अलग ही मतलब विचार रख रहे थे। तो इन्होंने क्या किया, तो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ने इस दिशा में नए तर्क पेश किए। इन्होंने क्या किया, तो इस दिशा में नए तर्क पेश किए। मार्क्स का मानना था कि औद्योगिक समाज जो है वो पूंजीवादी समाज है। इनका क्या मानना था कि औद्योगिक समाज जो है वो पूंजीवादी समाज है। देखो यहाँ पर जो है मेरे को एक एमसीक्यू दिख रहा है। ठीक है, एमसीक्यू दिख रहा है। एमसीक्यू क्या हो गया, तो एक नंबर का बहुविकल्पीय जो क्वेश्चन होता है वो मेरे को दिख रहा है कि ये जो था मतलब औद्योगिक समाज पूंजीवादी समाज है, ये कौन किसका मानना था, ये विचारधारा किनका था, ये कहना किनका था। तो आप क्या कहोगे, तो कार्ल मार्क्स। क्या कहोगे, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स का मानना था कि औद्योगिक समाज जो है वो पूंजीवादी समाज है। फैक्ट्री में लगी पूंजी पर पूंजीपतियों का स्वामित्व है और पूंजीपतियों का मुनाफा जो है वो मजदूरों की मेहनत से पैदा होता था है। ये किनका मानना था, तो कार्ल मार्क्स का, कि फैक्ट्री में जो पूंजी लगा हुआ है वो किनका है, तो पूंजीपति का है। और जो पूंजी जो मतलब जो मेहनत हो रहा है, मेहनत जो कर रहा है, वो मेहनत कौन कर रहा है, तो मजदूर कर रहा है। ठीक है। मार्क्स मार्क्स का निष्कर्ष था कि जब तक निजी पूंजीपति इस तरह मुनाफा का मतलब क्या करेंगे, क्या क्या बोल रहा हूँ यार मैं, एक सेकेंड भाई रुको। हाँ, तो मार्क्स का मानना था कि जब तक जो है जब तक क्या होगा, तो जब तक जो है वो पूंजीपति इस तरह के मुनाफा का संचय करते जाएंगे तब तक मजदूर की स्थिति सुधार नहीं हो सकती है। मजदूर की स्थिति में सुधार जो है वो नहीं हो सकती है, क्योंकि पूंजीपति जो है वो मतलब जो है वो प्रॉफिट जितना भी हो रहा था, जितना भी ये हो रहा था, फायदा हो रहा था, उसका क्या कर रहे थे, तो स्वाद चखते जा रहे थे। अपनी स्थिति में सुधार लाने के लिए मजदूरों को पूंजीवाद व निजी संपत्ति पर आधारित शासन को उखाड़ फेंकना होगा। ठीक है, क्या करना होगा, तो पूंजीवादी व निजी संपत्ति को उखाड़ फेंकना होगा। मार्क्स का विश्वास था कि मार्क्स का विश्वास था कि खुद पूंजीवादी शोषण से मुक्त कराने के लिए, खुद को क्या है, तो पूंजीवादी शोषण से मुक्त कराने के लिए मजदूर को जो है वो अत्यंत भिन्न किस्म के समाज बनाना होगा। इनका क्या मानना था कि मजदूर को जो है वो एक अलग समाज का निर्माण करना होगा। क्यों, क्योंकि पूंजीवादी को उखाड़ फेंकना है, जिसमें सारी संपत्ति पर पूरे समाज यानी सामाजिक नियंत्रण और स्वामित्व रहेगा। जिसमें क्या होगा, तो जिसमें जितने भी संपत्ति है उसमें क्या होगा, तो समाज यानी पूरे सामाजिक का नियंत्रण होगा। उन्होंने भविष्य के इस समाज को साम्यवादी, उन्होंने क्या किया, तो इस भविष्य के इस समाज को साम्यवादी कम्युनिस्ट समाज का नाम दिया। मार्क्स का विश्वास था कि पूंजीपति के साथ होने वाले संघर्ष में पूंजीपतियों के साथ होने वाले संघर्ष में जीत अंततः मजदूर की होगी। उनकी राय में कम्युनिस्ट समाज ही भविष्य का समाज होगा। ये किनका मानना था कि कम्युनिस्ट समाज जो है वो भविष्य का समाज होगा, तो कार्ल मार्क्स का। ठीक है, और वो क्या चाहते थे, कि वो चाहते थे कि एक समाज का निर्माण हो। समाज का नाम क्या हो, समाज का निर्माण हो, उसका नाम क्या उन्होंने दिया था, तो उसका नाम उन्होंने दिया था साम्यवादी, कम्युनिस्ट समाज का नाम दिया था। ठीक है, तो यहाँ तक था कार्ल मार्क्स के बारे में। अब आता है समाजवाद के लिए समर्थन। ठीक है, अब क्या आता है, समाजवाद के लिए समर्थन। तो 1870 के दशक आते आते समाजवादी विचार जो है वो पूरे यूरोप में फैल चुके थे। 1870 का दशक क्या हो गया, 1870 का दशक हो गया 1871 से लेके 1889 तक। ठीक है, 1889 तक। तो 1870 के दशक आते आते समाजवादी विचार जो था वो पूरे यूरोप में फैल चुका था। अपने प्रयास में समन्वय लाने के लिए समाजवादियों ने द्वितीय इंटरनेशनल के नाम से अंतर्राष्ट्रीय संस्था की स्थापना भी बना ली थी। ठीक है, क्या की थी, तो इन्होंने जो है वो अपने प्रयास में समन्वय लाने के लिए, समन्वय मतलब क्या होता है, लोगों को एकजुट करना, लोगों को क्या करना, तो कोऑर्डिनेट करना। तो अपने प्रयास में समन्वय लाने के लिए समाजवादियों ने क्या किया था, तो द्वितीय इंटरनेशनल नाम से अंतर्राष्ट्रीय संस्था भी बना ली थी। इंग्लैंड और जर्मनी के मजदूर जो थे, इंग्लैंड और जर्मनी के मजदूर ने अपने जीवन में कार्य स्थिति में सुधार लाने के लिए संगठन बनाना शुरू कर दिया था। संगठन के समय अपने सदस्य को मदद पहुंचाने के लिए इन संगठन में कोष स्थापित किए
और काम के घंटे में कमी और मताधिकार के लिए आवाज उठाना शुरू कर दिया था। ठीक है, काम के घंटे में कमी और मताधिकार के लिए आवाज उठाना शुरू कर दिया था। ठीक है, जर्मनी में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, जिसको शॉर्ट में कहा जाता है एसडीपी, एसपीडी, ठीक है, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, एसडीपी, एसडीपी के साथ इन संगठन के काफी गहरे रिश्ते थे और सामुदायिक चुनाव में पार्टी में मदद भी करते थे। ये लोग क्या करते थे, सामूहिक जो चुनाव होता था, जो सामुदायिक चुनाव होता था, उसमें पार्टी की मदद करते थे। 1905 तक ब्रिटेन के समाजवादियों और ट्रेड यूनियन आंदोलनकारी ने लेबर पार्टी के नाम से अपनी एक अलग पार्टी बना ली थी। ठीक है, कब बना ली थी, तो 1905 तक ब्रिटेन समाजवादियों ने क्या किया था, तो ट्रेड यूनियन आंदोलनकारी के नाम से लेबर पार्टी बना ली थी। फ्रांस में सोशलिस्ट पार्टी के नाम से ऐसी पार्टी का गठन किया गया। फ्रांस में भी क्या हुआ, तो सोशलिस्ट पार्टी के नाम पर ऐसा ही पार्टी का गठन किया गया। लेकिन 1914 तक यूरोप में समाजवादी कहीं कहीं भी सरकार बनाने में कामयाब नहीं हो पाई। 1914 तक यूरोप में समाजवादी जो था वो कहीं भी पार्टी बनाने में कामयाब नहीं हुआ। 1914 तक यूरोप में समाजवादी जो था वो कहीं भी सरकार बनाने में कामयाब नहीं हुआ था। ठीक है, कहीं पर भी क्या हुआ था, कामयाब नहीं हुआ था पार्टी बनाने में। संसदीय राजनीति में उनके प्रतिनिधि जो थे वो बड़े संख्या में जीतते रहे। उन्होंने कानून बनाने में भी अहम भूमिका निभाई, मगर सरकार में रूढ़िवादी, उदारवादी और रेडिकल्स का ही दबदबा बना रहा। समाज में क्या रहा, तो समाज में रूढ़िवादी, उदारवादी और रेडिकल्स का ही दबदबा बना रहा। तो ये जो है कंप्लीट होता है यहाँ पर। इसके बाद आता है रूसी क्रांति, जिसको हम लोग पार्ट 2 में कंप्लीट करेंगे।